हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनफाइनाइट प्रूफ। कंटिन्यू करते हैं हम हमारे जैम 2026 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस और डिस्कशन को। और आज हमारा लास्ट पार्ट है 2026 वाले पेपर का। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 to 60, जो कि हैं हमारे दो नंबर के न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, पहला इस वीडियो का और 51st क्वेश्चन ओवरऑल जैम के क्वेश्चन पेपर का। तो हम देखें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन भी गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन दोनों में ना कुछ अननोन क्वांटिटीज़ आ रही हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, उनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। एंड देन अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा ये क्या होगा ये हमें पता करना है। देखो यहाँ पर हमें बोला गया है C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी रियल कॉन्स्टेंट्स। हमें पता है कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ। तो थोड़ा सा इसको यदि हम सेग्रीगेट करके लिखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो मेरे पास हो जाएगा C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर 2x। यानी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसके दो सॉल्यूशन होंगे, e की पावर माइनस एक्स और e की पावर 2x। यहाँ से हम देखें तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो भी होगी उसके रूट्स होंगे, एक तो -1 और एक होगा उसका 2। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं m+1 इंटू m-2 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरी निकल के आएगी m² - m-2 इक्वल टू 0। हमें पता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि उसका होमोजेनियस पार्ट जो भी है, होमोजेनियस काउंटर पार्ट जो भी है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कुछ ये होनी चाहिए। सो डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी m² की जगह आ जाएगा y', m की जगह आ जाएगा y', और जहाँ पर केवल कांस्टेंट हमारा -2 है उसके साथ हमारा आ जाएगा -2y। ये हो गया इसका होमोजेनियस पार्ट, यानी कि इक्वल टू 0 हम लिख दें तो ये होमोजेनियस काउंटर पार्ट बन जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन हम एज इट इज़ लिख देते हैं जो भी हमें गिवन है। हमें गिवन है -e की पावर -x। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर जो दी हुई है वो और ये जो हमने निकाली, ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, बीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी -1 और गामा की वैल्यू मेरे पास आएगी -2। क्यों ऐसा, एक बार फिर से देखते हैं। क्योंकि ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाली है, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx का कोफिशिएंट उसमें बीटा है, नीचे है -1, और ऐसे ही y का कोफिशिएंट ऊपर गामा है और यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन जो हमने निकाली उसमें है -2। तो बीटा की वैल्यू होनी चाहिए -1 और गामा की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास -2। बचा हमारा अल्फा की वैल्यू और हमें यहाँ पर निकालनी है। जो हमें सॉल्यूशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें हम देखें तो ये जो α(x) e की पावर -x है ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरह काम कर रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार। जो yp यानी कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरह काम कर रहा है वो है मेरे पास α(x) e⁻⁻x। ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हम इस yp का हम सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। इसका जब हम सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा α(e⁻⁻x) और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया -α(x) e⁻⁻x। डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम। सो ये मेरे पास आ जाएगा -α(e⁻⁻x -α(e⁻⁻x प्लस α(x) e⁻⁻x। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी वो कुछ इस तरह से आई थी, y'- y' -2y इज इक्वल्स टू -e⁻⁻x। yp को अब हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से यहाँ और देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आता है। तो जब y' की वैल्यू मैं रखूँगा तो मेरे पास आएगा -α(e⁻⁻x -α(e⁻⁻x प्लस α(x) e⁻⁻x। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है y', तो ये मेरे पास आ जाएगा -α(e⁻⁻x प्लस α(x) e⁻⁻x और फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस ऑफ y, तो यानी कि ये आ जाएगा -2α(x) e⁻⁻x और ये हमारा बराबर होना चाहिए -e⁻⁻x के बराबर।
सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। देखो यहाँ से अल्फा एक्स ई की पावर माइनस एक्स, अल्फा एक्स ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर -2 अल्फा एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो ये वाली चीज़ें आपस में हो जाएंगी कैंसिल आउट। बचेगा मेरे पास क्या, अल्फा माइनस अल्फा ई की पावर माइनस एक्स माइनस अल्फा ई की पावर माइनस एक्स माइनस अल्फा ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि मेरे पास बचा -3 अल्फा ई की पावर माइनस एक्स और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी मेरे पास है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। बहुत आसानी से अब हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों तरफ। यदि हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू होगी मेरी 1/3, बीटा की वैल्यू -1 थी, गामा की वैल्यू -2 थी। हमें निकालना है टू फाइंड अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/3, बीटा की वैल्यू थी मेरे पास -1, गामा की वैल्यू थी मेरे पास -2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। सो इस क्वेश्चन का जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसका करेक्ट आंसर है -1। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मल्टीवेरिएट कैलकुलस का ये क्वेश्चन है और हमसे कुछ पूछा गया है डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है 0 पॉइंट पर। फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से गिवन है कि यदि प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई की वैल्यू यदि नॉन ज़ीरो है तो फंक्शन ये वाली डेफिनेशन लेगा। यदि एक्स और वाई दोनों में से कोई भी ज़ीरो हो जाता है तो फंक्शन भी हमारा यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो जिस फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि ये जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, इसको एक बार हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। सो देखो, यदि f मेरा x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है तो यदि हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव करें डेल एफ बाई डेल एक्स, ये भी हमारा दो वेरिएबल का फंक्शन होगा x एंड y, और इस फंक्शन का हम फिर से विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कर दें, यानी कि ये वाली क्वांटिटी मेरे पास बचेगी, ये फिर से फंक्शन हो जाएगा मेरे पास x एंड y का। तो हम एक काम करते हैं, हम एक नया फंक्शन यहाँ पर मानते हैं, या हम बोलें कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लेट g(x,y) बराबर डेल एफ बाई डेल एक्स एक्स वाई। कि फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हमने किया डेल एफ बाई डेल एक्स, वो एक नया फंक्शन आया और उस फंक्शन को मैंने बोल दिया यहाँ पर g। अब हमें जो फंक्शन चाहिए उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए था डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स। डेल एफ बाई डेल एक्स की जगह मैं आसानी से अब यहाँ पर g रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरे पास आएगा डेल g बाई डेल वाई। तो मुझे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी और इक्विवेलेंटली मैंने उसको रिड्यूस कर दिया डेल जी बाई डेल वाई की वैल्यू निकालने पर। निकालनी अब हमें किस पॉइंट पर है वो देखते हैं। पॉइंट है हमारे पास 0,0। तो अगेन मेरे पास हो जाएगा डेल बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल एक्स, इस फंक्शन की वैल्यू एट 0 इज सेम एज डेल जी बाई डेल वाई की वैल्यू एट द पॉइंट 0. राइट हैंड साइड को अब हम कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा आसान लग रहा है डील करना, और डेल जी बाई डेल वाई की वैल्यू हम लिखेंगे 0 पर क्या आएगी। देखो डेल जी बाई डेल वाई एट द पॉइंट 0, जो पार्शियल डेरिवेटिव की हमारे पास जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन होती है ना, वो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। दैट इज लिमिट k टेंड्स टू 0 g ऑफ 0, k माइनस g ऑफ 0,0 अपॉन k। यही डेफिनेशन हमारी होती है डेल जी बाई डेल के की, डेल जी बाई डेल वाई की, और पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर 0. यदि मैं g को रिप्लेस कर दूँ यहाँ पर जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था ऊपर, सो दैट इज लिमिट k टेंड्स टू 0, g मेरा था ना डेल एफ बाई डेल एक्स, और उसको लिखने का एक और तरीका f और सबस्क्रिप्ट में x हमने लिख दिया। सो एफ एक्स 0, k माइनस एफ एक्स 0,0 अपॉन k। अब यदि मैं एफ एक्स की वैल्यू, यानी कि यदि मैं वैल्यू निकाल लूँ डेल एफ बाई डेल एक्स की 0 पर, डेल एफ बाई डेल एक्स की 0, k पर, और फिर मैं इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दूँ, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब हम कोशिश करते हैं जो भी टर्म हमारी यहाँ पर अपीयर हो रही है उनकी वैल्यू निकालने की। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ एक्स की वैल्यू, यानी कि डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू 0 पर क्या होगी, यानी कि डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू 0 पर क्या होगी। बड़ा आसान है, देखो जैसे हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y की डेफिनेशन लगाई थी, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x की डेफिनेशन हम लगा देंगे। सो दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 f h, 0 माइनस f 0,0 अपॉन h। फंक्शन की डेफिनेशन हमें याद है,
एक्स और वाई यदि दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो हो रहा था तो फंक्शन मेरा ज़ीरो हो जा रहा था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर y ज़ीरो है और यहाँ पर तो x और y दोनों ही ज़ीरो हैं, तो f h कोमा ज़ीरो पर भी ज़ीरो वैल्यू देगा और 0,0 पर भी ज़ीरो वैल्यू देगा। सो इस लिमिट की वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगी ज़ीरो। मेरे पास यहाँ से निकल के आया एफ एक्स की वैल्यू 0,0 पर निकल के आ रही है 0। अब हमारे पास बचा डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालना एट द पॉइंट 0, k। वो हम देखते हैं। एफ एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट 0, k। दिस इज नथिंग बट डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट 0, k। और जो हमने ऊपर डेफिनेशन लगाई है सेम डेफिनेशन हम यहाँ पर लगाएंगे। एफ एट एच, k माइनस एफ एट 0,0 अपॉन एच। ना तो h मेरा 0 है ना k मेरा 0 है, दोनों लिमिट में जीरोज आ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट दोनों 0 नहीं है। तो इस चीज़ को मैं वो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h, k अपॉन h, क्योंकि f 0,0 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0। यहाँ पर अब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे f ऑफ h, k पर। h k का प्रोडक्ट 0 नहीं होगा तो फंक्शन की ऊपर वाली डेफिनेशन यहाँ पर लगेगी। यहाँ से अब मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h, k की वैल्यू एक बार हम देखते हैं, x की जगह h, y की जगह k। सो यहाँ से हम देखें तो हो जाएगा 4h² tan इनवर्स k/2h। पहली टर्म लिखते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। 4h² tan इनवर्स k/2h। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर देखो, k³ tan इनवर्स h अपॉन 4k²। इसको भी लिख लेते हैं हम। सो दिस बिकम्स माई प्लस k³ tan इनवर्स h अपॉन 4k²। और डिनोमिनेटर में मेरे पास h था ही। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए इस लिमिट को ना अब हम अलग अलग कर लेते हैं। न्यूमरेटर में एक प्लस लगा हुआ है ना, सो लिमिट को हम सेपरेट करते हैं। दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0, पहला ही हाफ में है 4h² tan इनवर्स k अपॉन 2h अपॉन h। सिंप्लीफाई करके हम लिखें, सो ये मेरे पास आ जाएगा 4h tan इनवर्स k/2h। और जो दूसरा पार्ट है लिमिट का वो मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k³ tan इनवर्स h अपॉन 4k²। हमें पता है कि tan इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि tan इनवर्स एक बाउंडेड फंक्शन है। अब यहाँ पर देखो, ये एक बाउंडेड फंक्शन है और ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 4h से, या मैं बोलूँ h से। h क्या है मेरा, एक ऐसा नंबर जो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो जब इस लिमिट की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 0 इंटू समथिंग बाउंडेड विल गिव मी 0। तो ये जो पहली लिमिट है मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0। बची हमारे पास सेकेंड लिमिट, उसको अब हम एक बार डील करते हैं। ये मेरे पास अब अल्टीमेटली बचेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 k³ अपॉन h tan इनवर्स h अपॉन 4k²। एक छोटा सा रिजल्ट है जो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि यदि मैं लिमिट निकालना चाह रहा हूँ एज h गोज टू 0 tan इनवर्स h अपॉन h, इस लिमिट की वैल्यू होती है 1। यानी कि tan इनवर्स के साथ जो भी आ रहा है वो यदि डिनोमिनेटर में आ जाए तो ये पूरी टर्म की वैल्यू हो जाती है लिमिटिंग केस में 1। तो इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं। क्या इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 k³ को हमने अलग कर दिया। यहाँ पर फिर हमने लिखा tan इनवर्स h अपॉन 4k²। अपोन में h मेरे पास था ही, इसके अपोन में मैंने 4k² से डिवाइड किया और 4k² से मैंने मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये वाली जो टर्म है मेरी, इसकी लिमिट हो गई मेरे पास 1 और मेरे पास जो आंसर बचेगा दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 k³ अपॉन 4k²। और इसमें तो जो टर्म मेरे पास बची इसमें तो h कहीं आ नहीं रहा, तो लिमिट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। फाइनल आंसर यहाँ पर मेरे पास निकल के आ जाएगा k/4। तो इसको मैं लिखूँ f(x) की वैल्यू एट 0, k इज़ k/4। अब जो इक्वेशन हमारी ओरिजिनल आई थी डेल g बाई डेल y, जो हमें निकालना था, उस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं f(x) 0, k की और f(x) 0, 0। डेल g बाई डेल y की वैल्यू एट 0, 0 मेरे पास हो जाएगी लिमिट k टेंड्स टू 0 f(x) 0, k था और f(x) 0, k की वैल्यू मेरे पास आ रही है k अपॉन 4। f(x) 0, 0 की वैल्यू मेरे पास आई है 0,
अपोन में मेरे पास है k। जब इसको मैं सोल्व करूँगा ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 k अपॉन 4k, जिसका आंसर है 1/4 और डेसिमल में यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 0.25। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0.25। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। बेसिकली बात करें तो डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इसमें कहीं ना कहीं यूज़ होगा, और जो हमने लाइन की इक्वेशंस पढ़ी थी ना क्लास 11th में, वो भी यहाँ पर थोड़ी सी रेलिवेंट है। किस तरह से हैं एक बार देखते हैं। हमसे पूछा गया है इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन एक ट्रायंगुलर रीजन दे रखा है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो ना हम एक ट्रायंगुलर रीजन बनाते हैं, ये जो भी ट्रायंगुलर रीजन हमें दिया हुआ है। पहला पॉइंट है मेरा 1,2, तो जैसे 1,2 मान लो मेरा यहाँ पर कहीं है 1,2। दूसरा पॉइंट फिर है मेरे पास 1,-1। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस सेम है तो बिल्कुल इसके वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ जाएगा यहाँ पर 1,-1। ओके, अच्छा एक पॉइंट रह गया हमारा। और जो थर्ड पॉइंट है एक्चुअली जो पहला था -1/2, -1/2 आएगा एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में, और यहाँ पर कहीं ये वाला पॉइंट मेरा आना चाहिए -1/2, तो इन तीनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँ तो मेरे पास ना एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा कुछ इस तरह का। इस ट्रायंगुलर रीजन के ऊपर एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। अच्छा होगा कि यदि मैं पहले ये जो तीनों लाइंस है ना, इन तीनों लाइंस की इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख लूँ। तो जो राइट मोस्ट साइड में लाइन दिख रही है मुझे, ये वाली जो लाइन दिख रही है, इसमें देखो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, x = 1, x = 1। तो इस लाइन की सीधी सीधी सी इक्वेशन हो जाएगी x = 1। y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं लेकिन x कोऑर्डिनेट सेम है। दिख रहा है हमें कि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, सो दिस लाइन इज x = 1। अब हम निकालते हैं इस वाली लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन निकालने का आसान सा तरीका है, जो 2 फॉर्म हमने यूज़ की थी ना क्लास 11th में, उससे हम यहाँ पर ये निकालने वाले हैं। पहला पॉइंट है मेरे पास -1/2, और जो दूसरा पॉइंट है वो है मेरे पास 1,-1। देखो वैसे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि x और y ना आपस में नेगेटिव हैं, यानी कि x और y को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 0 आ रहा है। तो लाइन की इक्वेशन यहाँ से मेरे पास हो जाएगी x + y = 0, या फिर y की फॉर्म में हम लिखें तो y = -x। अभी के लिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट में इसको करके भी देखते हैं। सो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = -x, कि जो भी y कोऑर्डिनेट है इस लाइन पर वो x कोऑर्डिनेट का नेगेटिव है। इसको यदि हम निकालना चाहें तो वो भी आप देख सकते हो किस तरह से हम लाइन की इक्वेशन निकालते थे। y + 1, इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन हम कैसे निकालेंगे, -1/2, इसमें से ये वाला हमने सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन में 1 - -1/2, यानी कि 1 + 1/2 और x - 1। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y + 1 इज इक्वल्स टू -x - 1, y + 1 इज इक्वल्स टू -x + 1, +1 दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा y इज इक्वल्स टू -x। यही हमने इक्वेशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी निकाल दी थी। थर्ड लाइन देखते हैं एक बार, जो लाइन बच गई उसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास यहाँ पर 1,2 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है -1/2 से 1/2। अगेन देखो ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है ना मेरा, वो x कोऑर्डिनेट +1 आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखो ½ इज इक्वल्स टू -½ + 1, और इस वाली लाइन में देखो 2 इज इक्वल्स टू 1 + 1। तो हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू x + 1। इस लाइन की इक्वेशन भी यदि आप निकालना चाहो तो आप इसी मेथड से निकाल सकते हो इसको। हमें ये डायरेक्ट दिख रहा था तो हमने ये चीज़ें डायरेक्ट लिख दी यहाँ पर। तीनों लाइंस की इक्वेशन हमें मिल गई। हमें पता है कि ये ट्रायंगुलर रीजन शुरू कहाँ से हो रहा है, देखो x = -½ से ये ट्रायंगुलर रीजन शुरू हो रहा है, और x = 1 तक ये ट्रायंगुलर रीजन जा रहा है हमारा। तो इंटीग्रेशन को यदि मैं i बोलूँ यहाँ पर, तो x की वैल्यू -½ से लेके 1 तक ये इंटीग्रेशन चलना चाहिए, और y की वैल्यूज़ किस तरह से चेंज होंगी वो भी देखते हैं। इस रीजन में एंटर करने के लिए यदि मैं एरोज़ बनाऊँ तो ये सारी की सारी एरोज़ नीचे वाली लाइन से एंटर कर रही हैं और ऊपर वाली लाइन से एग्जिट कर रही हैं। तो जहाँ से ये एरोज़ एंटर कर रही हैं उसके लिए y के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास -x, और जहाँ से ये वाली लाइंस एग्जिट कर रही हैं यहाँ से, इस वाली लाइन के लिए y की कोऑर्डिनेट है x + 1। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा x + 1। इंटीग्रेशन हमें करना है फंक्शन का, फंक्शन है मेरे पास केवल x, क्योंकि
अंदर वाले इंटीग्रल में y की लिमिट है, तो पहले हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट और बाद में हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं हम और देखते हैं क्या वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। अंदर वाला इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है उसमें तो y की टर्म नहीं है, तो मेरे पास बचेगा खाली -1/2 से 1। x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, ये मेरे पास आ जाएगा x y और y की लिमिट्स है मेरे पास -x से लेके x+1 dx। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरे पास निकल के आ जाएगा -1/2 से 1। y की जगह पहले हम रखेंगे x+1, सो x इंटू x+1 माइनस, अब रखेंगे हम लोअर लिमिट y की जगह -x, सो x इंटू -x dx। जो इंटीग्रेंड हमारा आया उसको हम थोड़ा अब सिंप्लीफाई करते हैं, -1/2 से 1, ये मेरे पास आएगा x² + x dx। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, -1/2 से 1 2x² + x dx। आसान सा इंटीग्रेशन निकल के आ गया हमारे पास। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 2/3 x³ + 1/2 x² और इंटीग्रेशन की लिमिट्स जा रही है मेरी -1/2 से 1। सोल्व करके देखते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज x = 1, मेरे पास निकल के आएगा 2/3 + 1/2 माइनस लोअर लिमिट अब हम पुट करेंगे, x की जगह -1/2 पुट करेंगे तो x³ की वैल्यू हो जाएगी -1/8, सो दिस इज -2 क्योंकि 2 ऑलरेडी उसमें था, अपॉन में 8 आएगा, 3 पहले से है, सो दिस इज -2/24 और x² की जगह जब -1/2 रखेंगे हम या x की जगह -1/2 रखेंगे x² में, मेरे पास निकल के आएगा 1/4 और 2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, सो दैट विल बिकम 1/8। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, हमें दिख रहा है कि एलसीएम यहाँ पर आना चाहिए हमारा 24। अब हम देखते हैं, 3 8 = 24, 2 8 = 16 प्लस 12 माइनस हो जाएगा मेरे पास प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -3। सो ये कुछ निकल के आया मेरे पास 27/24। थोड़ा कैंसिल आउट इसको करें, सो ये मेरे पास निकल के आया 9/8। सो आई की वैल्यू यदि मैं देखूं तो मेरे पास आएगी 1.125। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेसेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.1। हालांकि आप इसमें यदि 1.2 भी लिख देते हो तो उसके भी आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ में क्या होता है कि वो दोनों कंसीडर करते हैं। जनरली 1.125 का हम राउंड ऑफ करेंगे तो 1.1 ही आता है, लेकिन जैम वाले क्या करते हैं वो अपर वाला भी कंसीडर कर लेते हैं। सो 1.125 यदि आप राउंड ऑफ करके 1.2 भी लिख दोगे तो भी इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक फंक्शन दे रखा है जो x की फॉर्म में है और इंटीग्रेशंस हैं उसमें, जहाँ पर y भी यूज़ हो रहा है, t भी यूज़ हो रहा है, और हमें वैल्यू निकालनी है f'π/4। जब भी इस तरह का फंक्शन हो इंटीग्रेशन की फॉर्म में, डिफाइन किसी वेरिएबल में यहाँ पर x है और हमें डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी हो, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे माइंड में आना चाहिए वो आना चाहिए लीबनिट्ज़ थ्योरम से डिफरेंशिएशन करना। वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखें तो लीबनिट्ज़ थ्योरम से f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो वो आ जाएगा e⁻sin x इंटू cos x। चेन रूल हम लगाएंगे उस तरह से, फिर इंटीग्रेशन हट जाएगा, यानी कि ये वाला इंटीग्रेशन हट जाएगा और ये जो dy था ना, ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ पर y है वहाँ हम क्या करेंगे, e⁻sin x रख देंगे। तो कुछ इस तरह से मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन log ऑफ, क्योंकि इस वाले इंटीग्रेशन का वेरिएबल y था तो y की जगह हम रखेंगे यहाँ पर e⁻sin x। सो log e⁻sin x, ओके, e⁻−1/√2 1 - t² dt। फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूजिंग लीबनिट्ज़ थ्योरम यदि हम करें तो वो कुछ इस तरह का हमारे पास निकल के आएगा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दैट इज cos x को हम पहले लिख लेते हैं, cos x इंटू e⁻sin x इंटीग्रेशन log ऑफ e⁻sin x। log और e आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, सो जो लिमिट मेरे पास बचेगी दैट विल बी 0 से sin x e⁻−1/√2 1 - t² dt। हमें निकालना है f' की वैल्यू एट π/4, तो हम एक काम करते हैं x को भी रिप्लेस कर देते हैं π/4 से साथ के साथ। सो
एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी कोस पाई बाई 4, जो कि होता है मेरा 1/√2, ई रेज टू दी पावर साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ से मेरे पास बनेगा ई 1/√2, ई रेज टू दी पावर 1/√2, इंटीग्रेशन फ्रॉम साइन एक्स, और एक्स की जगह हमने रखा पाई बाई 4, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू साइन पाई बाई 4 विच इज 0 टू 1/√2। यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, अंदर है मेरे पास ई रेज टू दी पावर -1/√2, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये जो ई रेज टू दी पावर -1/√2 है, ये तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। सो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम, एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू विल बी 1/√2, ई रेज टू दी पावर 1/√2, इंटीग्रेशन के अंदर वाला जो ई रेज टू दी पावर -1/√2 था वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा 0 से लेके 1/√2, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि ई रेज टू द पावर 0 बन जाएगा जो कि मेरा होता है 1। सो मैं बचूंगा 1/√2 इंटू 0 से लेके 1/√2, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। जो इतना बड़ा इंटीग्रेशन हमें दे रखा था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, वो लास्ट में निकल के थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ इस तरह से बचा। सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेशन को, 1/√2, 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे पास हो जाएगा टी माइनस टी क्यूब बाई 3, और इंटीग्रेशन मेरा चल रहा है 0 से लेके 1/√2। ये किसके बराबर हो जाएगा, या यहाँ से हम फिर से लिखना शुरू करें, एफ डैश पाई बाई 4, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1/√2 तो मेरा बाहर है, अपर लिमिट हम पुट करें सो दैट विल बी 1/√2, 1/√2 का क्यूब दैट इज 1/2√2, और 3 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो ये मेरे पास बनेगा कुछ इस तरह से। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को, सो 1/√2 एंड दैट विल बी 5/6√2। और सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा 5/12, यानी कि एफ डैश की वैल्यू पाई बाई 4 पर आएगी 5/12। थोड़ा सा इसको हम चेंज करें डेसिमल्स में, क्योंकि आंसर हमें डेसिमल में एंटर करना होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, सो दैट विल बी 0.416। और हमें देखते हैं कितने पॉइंट्स तक हमसे पूछा गया है। हमसे बोला गया है राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, सो 0.416 आया है, तो उसका करेक्ट राउंड ऑफ होगा 0.4, या फिर आप क्वेश्चन में इसको 0.5 भी लिख सकते हो, वो भी आपको पूरे नंबर दिलवाएगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0.4। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम हमसे पूछी गई है, टेट्राहेड्रॉन की इक्वेशन गिवन है, और जो उसके बाउंड्स हैं ना प्लेन वाले, वो भी हमें गिवन है। ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं ना, जैसे x = 1, y = 2, z = 3, ये 3 प्लेन्स हैं और ये एक इक्वेशन है एक और प्लेन की, इन चारों प्लेन से बाउंडेड एक टेट्राहेड्रॉन है, उसकी वॉल्यूम हमें निकालनी है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमें डील करने पड़े तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो x, y और z की लिमिट है ना, इन वेरिएबल को हम इस तरह से चेंज करें कि जो नए वेरिएबल मेरे आए वो मेरे प्लेन बन जाए समथिंग इक्वल टू 0, समथिंग इक्वल टू 0, समथिंग इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं ना एक चेंज करने वाला हूँ, और मैं लिखूँगा यहाँ पर कि कैपिटल X को मैंने बोल दिया x - 1, कैपिटल Y को मैंने बोल दिया y - 2, और कैपिटल Z को मैंने बोल दिया z - 3। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो मेरा प्लेन x = 1 था वो मेरा चेंज हो जाएगा x = 0 में, जो मेरा प्लेन y = 2 था वो मेरा चेंज हो जाएगा y = 0 में, जो मेरा प्लेन z = 3 था वो भी मेरा चेंज हो जाएगा z = 0 में। अच्छा, ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ अभी देखते हैं। ये जो नई इक्वेशंस आई अब मेरी, इनको हम ये जो चौथा प्लेन है इसमें पुट करके देखते हैं। सो दैट इज 12 × x। कैपिटल X की वैल्यू है स्मॉल x - 1, तो स्मॉल x की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल X + 1, तो यहाँ पर ही आ जाएगा कैपिटल X + 1। सिमिलरली 8 × कैपिटल Y + 2 + 6 × कैपिटल Z + 3, राइट हैंड साइड में हमारे पास 70। सिंप्लीफाई हमने किया तो ये मेरे पास आ गया 12 कैपिटल X + 8 कैपिटल Y + 6 कैपिटल Z = 70 - 12 - 16 - 18। और देखते हैं आगे, 12x + 8y + 6z = 24। ये जो नया प्लेन आया मेरे पास, इसके ना हम देखेंगे कि अब इंटरसेप्ट्स क्या है।
तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 24 से डिवाइड कर देंगे। मेरे पास निकल के आएगा x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 और राइट हैंड साइड में 1। ये किसी भी प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म बताता है कि कोई प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्या क्या इंटरसेप्ट बना रहा है। यानी कि ये वाला जो प्लेन है ये अब आपका पास करेगा 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 4। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्सिस जो हम यहाँ पर ले रहे हैं ना, वो कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z ले रहे हैं, तो चेंज द एक्सिस। अब टेट्राहेड्रन मेरे पास कुछ ऐसा आ गया कि ये उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म है और इन तीनों प्लेन से वो बाउंडेड है। जब इस तरह की सिचुएशन आए मेरे पास, तो जो टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम होती है ना, दैट इज नथिंग बट ABC/6। और ABC मेरे पास क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट्स। यहाँ पर यदि हम देखें तो A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू है 4। मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं, इसलिए मैंने ये सारा कोऑर्डिनेट चेंज वाला काम यहाँ पर किया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें इसी तरह से इसको सोल्व करना है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर रीजन बनाने बैठ गए तो हमारा काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा, और क्योंकि ये 3D है तो चांसेस हैं कि हम इसको थोड़ा गलत भी कर दें। तो ABC की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम देखते हैं वॉल्यूम हो जाएगी 2 × 3 × 4/6। जो फाइनल आंसर आएगा मेरे पास आ जाएगा 4। सो द वॉल्यूम ऑफ गिवन टेट्राहेड्रन इज 4। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर नोट करो कि हमने केवल एक्सिस चेंज किया, हमने यानी कि टेट्राहेड्रॉन को शिफ्ट किया है एज इट इज़, उसकी वॉल्यूम यहाँ पर चेंज नहीं होगी। हमने केवल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ही तो चेंज किए कि टेट्राहेड्रन यहाँ पर था, उसको उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, उसको ओरिजिन पर शिफ्ट कर दिया। यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन हमने यहाँ पर की है। वो चीज़ तो कभी वॉल्यूम चेंज करती नहीं है। जैसे सपोज ये पेन है, मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, सो इसकी वॉल्यूम उस चीज़ से चेंज नहीं होगी। तो जो नया टेट्राहेड्रन मेरे पास निकल के आया नए कोऑर्डिनेट एक्सिस में, उसकी वॉल्यूम और जो हमसे पूछा गया था उसकी वॉल्यूम दोनों सेम होंगी, और इस केस में वो आई है 4। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है और मैट्रिसेस की ना एक बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी ये यूज़ कर रहा है। देखते हैं हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। m इंटू सम वैक्टर इज इक्वल टू अनदर वैक्टर, और ऐसे 3 बार हमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ना, m इंटू दिस इक्वल टू दिस कॉलम वैक्टर, m इंटू दिस कॉलम वैक्टर इज इक्वल टू दिस कॉलम वैक्टर, m इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये जो जिन कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उनको हम नाम दे देते हैं कुछ। जैसे सपोज V1 हमने बोल दिया यहाँ पर √15 0। V2 को मैंने बोल दिया यहाँ पर 0 0 √30, और V3 को मैंने यहाँ पर बोल दिया -√15 प्लस √15 0। ठीक है, और जो वेक्टर्स निकल के आ रहे हैं उनको हम W1 W2 W3 बोल देते हैं। तो लिखते हैं एक बार, W1 मान लो मेरे पास आ गया √3 √2 -5, W2 हमने यहाँ पर बोल दिया √15 √10 √5, और W3 यहाँ पर हमने बोल दिया √12 -√18 × 0। ऐसा करने से क्या होगा कि यदि अब हम 2 मैट्रिक्स बनाएं, मान लो एक मैट्रिक्स हमने बनाई कैपिटल V, जिसमें जो पहला कॉलम है वो है V1, इस मैट्रिक्स में जो दूसरा कॉलम है वो है V2, इस मैट्रिक्स में जो तीसरा कॉलम है वो है मेरे पास V3, और एक और मैट्रिक्स हमने बनाई W, जिसका पहला कॉलम है मेरे पास W1, दूसरा कॉलम है W2 और तीसरा कॉलम है मेरे पास W3। जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको मैंने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैट्रिसेस में यहाँ पर लिख दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो 3 अलग अलग चीज़ें मुझे गिवन थी ना, इसको मैं एक इक्वेशन में लिख पाऊंगा। किस तरह से, देखो, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ m इंटू वी मैट्रिक्स इज गिवन बाई W मैट्रिक्स। मैट्रिसेस की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी ये हमारे पास होती है। अब हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। जो एक बिखरा हुआ डेटा था ना, ये पूरा, इसको हमने अरेंज कर लिया, इसको हमने कॉम्पैक्ट कर लिया। हमसे पूछा गया है m का डिटर्मिनेंट क्या होगा। दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ले लें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू वी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ W। मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m डिटर्मिनेंट ऑफ v इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ W। हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ m, तो जिसकी वैल्यू मेरे पास हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ W अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ v। यदि अब डिटर्मिनेंट ऑफ W और डिटर्मिनेंट ऑफ v निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो गया। इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और डायरेक्ट हमारे पास यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा।
तो हम निकाल के देखते हैं एक बार। तो ये मेरे पास है W मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट हम देखेंगे क्या आता है हमारे पास, और इस वाली मैट्रिक्स को या इस वाली मैट्रिक्स से हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम अलोंग कॉलम 3 इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। सो ये मेरे पास आ जाएगा √12 इंटू √10 प्लस 5 √10, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास प्लस √18 √15 प्लस 5 √15। ये मेरे पास निकल के आएगा डिटरमिनेंट ऑफ W। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी 6 √10 √12 प्लस 6 √18 √15। √12 में एक 4 का भी फैक्टर है जो रूट के बाहर आएगा, तो हो जाएगा मेरे पास 2। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, सो दैट विल बी 12 इंटू √30, और √18 में 9 का फैक्टर भी है जो रूट से बाहर निकल के हो जाएगा 3, सो दैट विल बी 18 √30। दोनों को सिंप्लीफाई किया या दोनों को ऐड किया हमने, तो हमारे पास निकल के आ गया 13 √30। आगे निकालते हैं हम V का, जो V मैट्रिक्स आई थी उसका डिटरमिनेंट। एक बार V मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। तो ये है हमारी V मैट्रिक्स। एक बार इसका डिटरमिनेंट भी देखते हैं क्या आएगा। और देखो मैट्रिक्स देखने से हमें पता चल रहा है कि इसका डिटरमिनेंट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इसको कॉलम 2 के अलोंग हम एक्सपेंड करें। सो ये मेरे पास बन जाएगा -√30 दैट इज 15 प्लस 15। सो आंसर आएगा मेरे पास 30 नेगेटिव का। तो अब हम देखें कि डिटरमिनेंट ऑफ m मेरा कितना हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन को हम देखें, सो डिटरमिनेंट W अपॉन डिटरमिनेंट V। डिटरमिनेंट W की वैल्यू मेरे पास आई है 30 डिटरमिनेंट V की वैल्यू मेरे पास आई है -30 सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मेरे पास आएगा -1। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास -1। क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर आया है तो इसमें हमें -1 ही डालना पड़ेगा। -1.1 या -0.9 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है कि A और B की वो वाली वैल्यूज़ निकालो जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो जो हमारा रेगुलर तरीका है एक्लियन फॉर्म में रिड्यूस करके करने का, हम वही यहाँ पर करने वाले हैं। तो यदि हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें इसके करस्पॉन्डिंग, तो वो मेरे पास आएगी 1 2 2 1 2 3 1 2 A 5 B B। ये इसके करस्पॉन्डिंग आई हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑपरेशंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप बाद में कभी इस PDF को देखो तो आपको पता हो। पहली ऑपरेशन हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाने वाले हैं। रो 2 में हम चेंज करेंगे रो 2 माइनस 2R1, और रो 3 में हम चेंज करने वाले हैं रो 3 माइनस A टाइम्स R1। तो जो मैट्रिक्स मेरे पास निकल के आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। फर्स्ट रो बीइंग सेम 1 2 2 1, ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट किया रो 2 में, ये आ गया 0, यहाँ पर आ गया मेरे पास -1, यहाँ पर आ गया मेरे पास -3, और यहाँ पर मेरे पास आ गया फिर से 0। थर्ड रो में मुझे फर्स्ट रो को A टाइम्स करके माइनस करना है, सो दैट इज़ 0। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5 - 2A, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा B - 2A, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा B - 1। ठीक है, अगली ऑपरेशन हम देखेंगे कि रो 3 में हम क्या करने वाले हैं। रो 3 प्लस 5 - 2A टाइम्स रो 2। ऐसा करने से क्या होगा कि जो -1 के नीचे एंट्री है ना, ये मेरी 0 हो जाएगी। देखते हैं एक बार क्या मैट्रिक्स बनती है। सो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 2 1 0 -1 -3 0 0। ये वाला कॉलम तो 0 हो ही जाएगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा। तो हमने क्या किया, देखो रो 3 में B - 2A ये वाला एलिमेंट हम देख रहे हैं किस तरह से चेंज होगा। क्या चेंज किया है हमने, रो 3 में 5 - 2A इंटू रो 2, और रो 2 है मेरे पास -3। ये नया एलिमेंट बनेगा B - 2A की जगह। सो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं। B - 2A -15 प्लस 6A, थोड़ा सा और इसको देखें तो ये हो जाएगा 4A प्लस B -15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब जो B - 2A की जगह हम लिखेंगे 4A प्लस B -15, और B - A की जगह यहाँ पर क्योंकि ऊपर 0 है तो ये B - A मेरा एज इट इज़ रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है,
ये एक एक्लियन फॉर्म आ गई मैट्रिक्स की या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हम बोलें। हमसे बोला गया है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है वो मैट्रिक्स की रैंक के तो बराबर हो ही हो, क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडेड। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर हैं 3, सो ये होना चाहिए मेरे पास 3। इस मैट्रिक्स की रैंक 2 तो पक्का आने वाली है, 3 हमें चाहिए नहीं। तो 3 यदि हमें रैंक नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली क्वांटिटी को भी 0 और इस वाली क्वांटिटी को भी 0। तो मेरे पास बचेगा फिर, सो दिस इम्प्लाइज दैट b माइनस a भी 0 और 4a प्लस b माइनस 15 भी 0। ऊपर वाली इक्वेशन से मेरे पास मिलेगा a इक्वल टू b। इसको जब मैं नीचे वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगा, सो ये आएगा मेरे पास 4a प्लस a माइनस 15 इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, ये आएगा 5a माइनस 15 इक्वल टू 0, और यहाँ से a की वैल्यू मुझे मिलेगी 3। क्योंकि a और b बराबर हैं तो b की वैल्यू भी मुझे मिलेगी यहाँ से 3। a और b दोनों की वैल्यू 3 आ गई, तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 6, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और चीज़ें किस तरह से हमें देखनी है, किस तरह से अप्रोच करनी है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कोई शॉप है, मान लो बनानास की कोई शॉप है, वहाँ पर 4 अलग अलग टाइप के बनानास मिलते हैं। हमें टोटल खरीदने हैं 12 बनानास, और हर टाइप का एक एक तो हमें खरीदना ही है। 4 टाइप के मिलते हैं, 12 हमें खरीदने हैं, और हर टाइप का एक एक तो हमें खरीदना ही है। तो यदि मैं बोलूँ कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, क्योंकि चारों टाइप के एक एक खरीदने हैं, तो पहले एक काम करते हैं हम कि एक 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 ये 4 तो हम खरीद के अलग रख लेते हैं। अब खरीदने के लिए मेरे पास कितने बनाना बचे, 2/8 बनानास। 8 बनाना मेरे पास खरीदने को बचे, क्योंकि हर टाइप का एक एक चाहिए था ना, तो वो तो मैंने खरीद के फिक्स कर दिया। जो मिनिमम कंडीशन थी वो मैंने सेटिस्फाई कर दी। अब मेरे पास यहाँ से क्या मिल गया कि हर टाइप का एटलीस्ट एक एक बनाना तो पक्का होगा ही। बचे कितने अब खरीदने के लिए, 8 बनाना मेरे पास खरीदने के लिए बचे। मुझे ये डिसाइड करना है कि इन 8 बनानास में से मैं कितने तरह से अलग अलग टाइप के बनानास खरीद सकता हूँ। अब ध्यान रखना, मेरे पास यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हर टाइप के खरीदने ही खरीदने हैं। इन 8 में से मैं चाहे तो 8 के 8 बनानास टाइप 1 के खरीद लूँ, चाहे तो 8 के 8 बनानास मैं टाइप 4 के, टाइप 3 के, टाइप 2 के किसी के भी खरीद सकता हूँ। या इनमें से ब्रेक कर करके भी कि 2 मैंने खरीद लिए टाइप 1 के, 3 मैंने खरीद लिए टाइप 2 के, 1 मैंने खरीद लिया टाइप 3 का, और बचे हुए मैंने खरीद लिए टाइप 4 के। तो क्या है सिचुएशन, देखो कि मान लो 8 बनानास है मेरे पास, 8 बनानास मुझे खरीदने हैं, 6, 7 और 8। इन 8 बनानास को मुझे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तभी तो 4 टाइप के बनानास होंगे ना। मान लो पहले टाइप के मैंने खरीदे 2 बनानास, दूसरे टाइप के भी मैंने खरीदे 2 बनानास, तीसरे टाइप के मैंने खरीद लिए 4 बनानास, और चौथे टाइप के मैंने एक भी बनाना नहीं खरीदा। तो इन 8 बनानास को 4 हिस्सों में ब्रेक करने के लिए मुझे कितने वर्टिकल बार्स यूज करने पड़े, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये वर्टिकल बार्स मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। जैसे एक और एग्जांपल देखो, 4, 5, 6, 7, 8। मान लो पहले टाइप का मैंने खरीदा 1 बनाना, दूसरे टाइप का भी मैंने खरीदा 1 बनाना, तीसरे टाइप का भी मैंने खरीदा 1 बनाना, और बचे हुए 5 है वो मैंने खरीदे टाइप 4 के। ये भी एक कॉम्बिनेशन है। ऊपर लिखा हमने वो भी एक कॉम्बिनेशन था। तो हमें ये देखना है कि 8 बनानास को हम 4 पार्ट्स में या 4 अलग अलग टाइप्स में कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं। या ये जो बार वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसको मैं बोलूँ तो 8 बनानास के बीच में 3 बार, तीन वर्टिकल बार्स है ना हमारे पास, इन 3 बार्स को मैं कितनी जगह पर इंसर्ट कर सकता हूँ। थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इस चीज़ को। मान लो मेरे पास 11 पोजीशंस हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इन 11 पोजीशंस पर 8 बनाना और 3 वर्टिकल बार आने हैं। कहीं पर भी बनाना आ सकता है, कहीं पर भी वर्टिकल बार आ सकती है। उसके लिए मेरे पास लाइक बोले ना कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। मान लो यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल बार लगा दी, फिर मैंने 2 बनाना रख दिए, फिर मैंने एक वर्टिकल बार लगा दी, फिर मैंने 4 बनाना रख दिए, फिर मैंने एक वर्टिकल बार लगा दी, फिर मैंने 2 बनाना रख दिए। तो 11 पोजीशंस को मैंने 3 वर्टिकल बार और 8 बनाना से फिल किया। ये मुझे एक कॉम्बिनेशन दे रहा है किस तरह से, टाइप 1 के 0 बनाना, टाइप 2 के 2 बनाना, टाइप 3 के 4 बनाना, और टाइप 4 के भी मेरे पास 2 बनाना। 11 पोजीशंस में से जितने तरह से मैं 3 वर्टिकल बार्स को प्लेस कर पाऊंगा उतने ही मुझे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे।
सो टोटल प्लेसेस मेरे पास हैं, देखो 11 वर्टिकल बार्स है मेरे पास, और वर्टिकल बार्स का मतलब है ग्रुपिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर। इन 11 जगहों में से 3 वर्टिकल बार्स को मैं जितने तरह से अलग अलग जगह पर प्लेस कर पाऊंगा उतने अलग अलग कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाएंगे। 11 जगह में से 3 वर्टिकल बार को हम कितने तरह से प्लेस कर सकते हैं, इसका आंसर होता है 11C3 नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 11 ऑब्जेक्ट्स। हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 3 वर्टिकल बार्स ऑन out of 11 positions, you're choosing 3 positions out of 11 positions for placing vertical bars। 11C3 की वैल्यू हम देखते हैं, that is 11 into 10 into 9 upon 3 into 2। तो ये मेरे पास निकल जाएगा 2 5s are 10, 3 3s are 9, that is 11 into 15। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 165, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, that is 165 ways। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसको करने के हमारे पास 165 अलग अलग तरीके हैं। एक बार फिर से पोज करके अपने सोचिए, और यदि नहीं समझ में आता तो इस क्वेश्चन को एक बार शुरू से आप फिर से देख सकते हैं। बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लाइक कॉन्सेप्ट इसमें कोई आपका ग्रेजुएशन का और ऐसा कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट उसका लेवल बहुत हाई है जो यहाँ पर हमसे पूछा गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है हमारे पास, और कुछ हमसे पूछा गया है कि एक प्लेन हमें गिवन है और उस प्लेन में रिफ्लेक्शन वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं कि कहीं पर कोई प्लेन है 3D, जो 3D स्पेस है हमारा, वहाँ पर कोई प्लेन प्लेस्ड है, उस प्लेन के करस्पॉन्डिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन किया कि किसी भी वेक्टर कहाँ जाएगा, अपनी इमेज इन दैट प्लेन, वहाँ पर वो वेक्टर मैप हो जाएगा। तो जो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स से ट्रेस क्या होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। देखो ये जो अप्रोच टू सॉल्यूशन वाला बॉक्स है ना, यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका भी दिया हुआ है, यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है आप कर सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है, या मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो ये है कि मैं फॉर्मूलाज थोड़ा कम याद रखता हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ ताकि एक्यूरेसी मेरी बढ़ सके। और जैम हुआ, गेट हुआ, इन पेपर्स में हमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है बजाय कि स्पीड के। तो मैं यहाँ पर करूँगा पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, आपको फॉर्मूला वाइज करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कॉन्सेप्ट को एक बार ज़रूर से देखें। सबसे पहले तो हम प्लेन देखते हैं, प्लेन है क्या। प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर हमें गिवन है, या जो प्लेन पर कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट, वो हमें गिवन है a, b, -a -b। यानी कि हम देखें थोड़ा सा इसको, यदि x मेरा a है, y मेरा b है, इसी तरह से होता है ना कोऑर्डिनेट x, y, z, और z मेरा है यहाँ पर -a -b। अच्छा, थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, इसमें a और b की वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं, तो z मेरे पास आ जाएगा -x -y। और थोड़ा हम देखें, x + y + z = 0। ये मेरे पास निकल के आया प्लेन की इक्वेशन, जिस प्लेन में रिफ्लेक्शन हमें देखना है एक्चुअली में ये है वो। अब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं हम R3 से R3 में, और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है कि PQR, कोई ट्रिपलेट है, कोई वेक्टर है PQR R3 में, उसको ये लेके जा रहा है STU पर, एक पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहा है 3D स्पेस में, ये काम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। और लेकिन ये STU है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ PQR इस वाले प्लेन में जो हमने निकाला है, इन x + y + z = 0। थोड़ा सा इसको एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो जैसे ये मेरा कोई प्लेन है, x + y + z = 0, यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट है PQR, इसका रिफ्लेक्शन यदि हम देखें तो इस तरह से हम देखेंगे ना, यहाँ पर आया, और ये जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट आया ये मेरा होगा STU। यदि STU मैं एक बार निकाल लूँ तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग में एक मैट्रिक्स बना पाऊंगा 3x3। हमें ये ध्यान रखना है कि STU हमें निकालना है PQR की फॉर्म में। जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, क्लास 12th में 3D वाला चैप्टर है जिसमें प्लेन है, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। तो जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना, हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि प्लेन के यदि कोई पॉइंट 5 सेंटीमीटर इधर है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, तब हम उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
जैसा प्लेन मिरर में होता है ना हमारा जो शीशा होता है घरों में, उसमें कि हम जिस पोजीशन पर जितना दूर खड़े होते हैं हम मिरर में अपने आप को उतना ही दूर पाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इस प्लेन का नॉर्मल टू द प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो जो प्लेन का नॉर्मल आएगा ना वो मेरे पास आएगा i प्लस जे प्लस के। सिंपल, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं उनकी जगह i j k लग जाते हैं और वही हमारा प्लेन का नॉर्मल होता है। या हम बात करें डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल, ये मेरे पास हो जाएंगे 1 1 1। ठीक है, नॉर्मल की एक ये जो लाइन है ना, देखो मेरी थोड़ा सा हम पुराने कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हो यहाँ पर, बट यकीन मानो ये तरीका काफ़ी अच्छा है एंड कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे इससे आपके। अब नॉर्मल डायरेक्शन में यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और दूसरा पी क्यू आर पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है, यानी कि हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के और एक पॉइंट है पी क्यू आर। लाइन की इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू पी क्यू आर। तो इस लाइन की इक्वेशन भी 3D में हमने क्लास 12 में की थी, थोड़ा सा हमें याद होना चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास होती है x माइनस पी अपॉन पहला डायरेक्शन रेशियो जो कि 1 है, y माइनस क्यू अपॉन दूसरा डायरेक्शन रेशियो जो फिर से 1 है, z माइनस r और तीसरा डायरेक्शन रेशियो जो कि फिर से 1 है, और ये मान लो किसी कांस्टेंट लैम्डा के बराबर। इस लाइन पर जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, इसका मतलब है कि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट किस तरह का दिखेगा। तो x, इस वाली इक्वेशन को जब लैम्डा के साथ हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी p प्लस लैम्डा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आएगा मेरे पास q प्लस लैम्डा, और जो z कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास आएगा r प्लस लैम्डा। सो p प्लस लैम्डा, q प्लस लैम्डा, r प्लस लैम्डा, ये उस पॉइंट पर लाई करने वाले किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मान लो किसी लैम्डा के लिए ये वाला पॉइंट, क्योंकि देखो ना आप एक बार, ये वाली जो लाइन है ये तो प्लेन से भी पास कर रही है, तो किसी ना किसी लैम्डा के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, वो हम देखते हैं यहाँ पर। ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको प्लेन की इक्वेशन में अब हम सेटिस्फाई कराते हैं। सो फॉर सम लैम्डा वी मस्ट हैव p प्लस लैम्डा प्लस q प्लस लैम्डा प्लस r प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन मेरी क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर x है p प्लस लैम्डा, y है q प्लस लैम्डा और z है मेरा r प्लस लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस p माइनस q माइनस r, या फिर लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1/3 p प्लस q प्लस r। ये लैम्डा की वैल्यू कौन सी आई है, लैम्डा की वो वाली वैल्यू आई है जिसके लिए ये वाला जो पॉइंट है मेरा ये प्लेन के ऊपर लाई करेगा। यदि मैं लैम्डा की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो जो मेरे पास पॉइंट निकल के आएगा वो मेरा प्लेन पर लाई करेगा। सो पॉइंट लाइंग ऑन प्लेन इज, लैम्डा की जगह आप ये जो भी वैल्यू आई है वो हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा, दैट विल बी 2/3p माइनस 1/3q माइनस 1/3r। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस पॉइंट का मेरे पास -1/3p प्लस 2/3q माइनस 1/3r, और z कोऑर्डिनेट उसका हो जाएगा -1/3p माइनस 1/3q प्लस 2/3r। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर है मान लो मेरा p, q, r पॉइंट, ये पॉइंट है प्लेन पर जो अभी हमने कोऑर्डिनेट निकाले वो तीनों, और इधर है कहीं मेरा पॉइंट s, t, u। क्योंकि हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो जितना दूर प्लेन से पी क्यू आर पॉइंट है उतना ही दूर प्लेन से एस टी यू पॉइंट भी है। इन अ वे हम देखें तो ये जो प्लेन पर जो भी मेरे कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये मिड पॉइंट होंगे, या जो प्लेन के ऊपर जो भी पॉइंट आया है इस लाइन का वो मिड पॉइंट होगा एस टी यू और पी क्यू आर का। सो मिड पॉइंट निकालने का तरीका हमारे पास होता था कि एस और पी का मिड पॉइंट होगा प्लेन के ऊपर जो पॉइंट लाई करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल्स टू 2p/3 माइनस q/3 माइनस r/3। सिमिलरली t और q जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मेरे पास होगा -p/3 प्लस 2q/3 माइनस r/3, और जो लास्ट में मेरे पास बचा u प्लस r/2 दैट इज इक्वल्स टू -p/3
माइनस क्यू बाई थ्री प्लस 2r/3 निकालने थे हमें s, t और u। तो यहाँ से अब हम देखें तो s मेरे पास आ जाएगा p/3 माइनस 2q/3 माइनस 2r/3। यहाँ से t मेरे पास आ जाएगा माइनस 2p/3 प्लस q/3 माइनस 2r/3 और यहाँ से u की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 2p/3 माइनस 2q/3 प्लस r/3। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने स्टार्टिंग में लिखा था t p, q, r, ये मेरा बराबर था s, t, u के। s, t और u की वैल्यू अभी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, तो ये मेरा बराबर हो जाएगा p/3 माइनस 2q/3 माइनस 2r/3 माइनस 2p/3 प्लस q/3 माइनस 2r/3 कोमा माइनस 2p/3 माइनस 2q/3 प्लस r/3। इस ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि ये जो है ना t, इसकी जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी 1/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 1/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 1/3। मैट्रिक्स हम यहाँ पर बना रहे हैं जो स्टैंडर्ड बेसिस है, उसके रेस्पेक्ट में आप ही आराम से ट्राई करके देख सकते हो। और जो मैट्रिक्स का ट्रेस आएगा वो आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तीनों को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1। और यही चीज़ शायद हमसे पूछी गई थी। हाँ, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर है ट्रेस, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। फिर से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत लंबा हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन ना जैम में वही बात है कि आप कितने करेक्टली अटेम्प्ट करते हो, इस पर आपकी रैंक या आपका स्कोर मैटर करता है, ना कि कितना जल्दी आप करते हो। फॉर्मूला यदि याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, और मैं तो ये कहूँगा कि याद करो ना तो भी उसको समझ के करना कि फॉर्मूला आया कहाँ से। चीज़ें जब हमारी समझ में आती हैं तो वो रिटेन ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती हैं। जैसे ये मैंने आपके सामने किया, ये क्लास 11 क्लास 12 के फॉर्मूलाज को यूज़ करके यहाँ पर किया है, जो मुझे अभी तक भी याद है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं ये, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही ये क्वेश्चन है। एक चीज़ नोट करने वाली यहाँ पर ये है कि 5c 0 दे रखा है, यानी कि 5 और 0 के बीच में गैप है मेरे पास 5 का। 6c 1 दे रखा है, 6 और 1 के बीच में गैप है फिर से 5 का। 7c 2 फिर से 5 का गैप है, फिर से 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप और 5 का गैप। ऐसा कुछ दे रखा हो ना तो जनरली ये कोइंसिडेंस नहीं होता। इसके लिए एक आइडेंटिटी शायद आपने पढ़ी हो या शायद आपने ना भी पढ़ी हो, होपकिस्टिक आइडेंटिटी। यदि पढ़ी है तो वेल एंड गुड, यदि ये आइडेंटिटी नहीं भी पढ़ रखी ना तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। आप रो कैलकुलेशंस कर लीजिए, आप इसको ब्रूट फोर्स से करिए इस क्वेश्चन को। 5c 0 की वैल्यू लिख के, 6c 1 की वैल्यू लिख के, 7c 2 की वैल्यू लिख के, ये क्वेश्चन हमें हर हाल में करना ही है। ये इस तरह के 2 नंबर हमें नहीं छोड़ने केवल कैलकुलेशन करने के आलस के चक्कर में। तो डायरेक्ट तो हम कर ही लेंगे। इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ जो शायद काम आ जाए। देखो, सबके बीच में गैप आ रहा था 5 का, तो हम एक काम करेंगे कि इसको ना अल्टरनेट वे में लिखेंगे। जो 5c 0 है मेरे पास, उसको हम 5c 5 भी लिख सकते हैं इन द सेम वे। जो 6c 1 है मेरे पास, उसको भी मैं 6c 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। जो तीसरी चीज़ है मेरे पास 7c 2, उसको भी मैं 7c 5 लिख सकता हूँ, जो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज होती है उसको यूज़ करके। 8c 3, इसको भी मैं 8c 5 लिख सकता हूँ। 9c 4, इसको भी मैं 9c 5 लिख सकता हूँ। 10c 5, इसको तो 10c 5 है ही ये तो। और जो लास्ट में बचा मेरे पास 11c 6, इसको भी मैं 11c 5 लिख सकता हूँ। मुझे निकालना क्या है, इन सब का सम। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमें अल्टीमेटली निकालना है समेशन k c 5, ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो ना सबके 5 आ गया। और k की वैल्यू मेरे पास शुरू हो रही है 5 से लेके 11 तक, यानी कि 5c 5 प्लस 6c 5 प्लस 7c 5 एंड अप टू 11c 5। अब ये जो होपकिस्टिक आइडेंटिटी यहाँ पर बोल रहा है ना, होपकिस्टिक आइडेंटिटी देखो बेसिकली होती क्या है, मैं एक बार लिख देता हूँ। दैट इज कि यदि कुछ ऐसी सिचुएशन है मेरे पास कि k इक्वल टू r से n मेरे पास है, तो ये जो पूरा सम है ये हमारा बराबर होता है n प्लस 1 c r प्लस 1 पे। यही होपकिस्टिक आइडेंटिटी है। अगेन
मैं यही कहूँगा कि फॉर्मूला कोई भी डायरेक्ट आप याद ना करो, वरना ना पेपर के प्रेशर में, वो पेपर एग्जाम हॉल में जब हम बैठेंगे तो सारी चीज़ें भूल ही जाती हैं। ये हॉकी स्टिक आइडेंटिटी यदि आप याद भी कर रहे हो तो कैसे आई, किस तरह से आई, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके माइंड में होना चाहिए। तो हमारे केस में इसको हम देखें तो यहाँ पर मुझे मिलेगा n की वैल्यू 11 है और r की वैल्यू है 5। तो ये मेरे पास आना चाहिए यूजिंग हॉकी स्टिक आइडेंटिटी 12c6। 12c6 की वैल्यू अब हम निकाल के देखते हैं कितनी आती है। 12c6 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अगेन कैलकुलेशन तो देखो हमें करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। 3 इंटू 2 इज 6 और 6 इंटू 2 इज 12। ओके, 5 इंटू 4 इज 20, 10 इंटू 2 इज 20। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और करें, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7। इसको जब हम सोल्व करेंगे, एक एक करके सोल्व करते हैं, सो दैट इज 33 इंटू 4 इंटू 7। 33 इंटू 4 इज 132 इंटू 7 और 132 इंटू हम 7 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 924, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 924। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को हमें नहीं छोड़ना है केवल आलस के पीछे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कैलकुलेशन इसकी करो आप। हॉकी स्टिक आइडेंटिटी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। 5C0 में पता है 1 है, 6C1 6 होता है, 7C2 21 होता है, 8C3 हमारे पास होता है 56 और इस तरह से हमें 3 निकालने पड़ेंगे बस अल्टीमेटली। यहाँ पर हमारा जैम 2026 का क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के यदि हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसमें हम देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा सबसे ज़्यादा आया था। रियल एनालिसिस का पोर्शन इसमें इतना नहीं था यदि लास्ट वालों की बात करें हम। और कॉम्बिनेशन के भी जैसे 2 क्वेश्चन उठ के आ गए हमारे पास। मल्टीवेरिएट कैलकुलस था, टेट्राहेड्रन वाला क्वेश्चन था एक, और एक जो डबल इंटीग्रेशन का आया था वो था हमारे पास। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं हमारे पास। इसको आप पॉज करके एक बार इस स्क्रीन को देख सकते हो, पेपर का एनालिसिस थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। पूरे पेपर को यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक, तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस का पोर्शन हमारे पास आया है। उसके बाद हमारे पास आया कैलकुलस का पोर्शन, थोड़ी सी ग्रुप थ्योरी आई है, थोड़ी सी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक 2 चीज़ें और। बार बार हर वीडियो में मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि जैम जैसा पेपर हो, गेट जैसा पेपर हो, इनकी यदि हमें अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा ये हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इनकी हम जितनी प्रैक्टिस करें उतनी प्रैक्टिस कम है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इनमें बहुत आसान भी आ जाते हैं, तो स्कोरिंग भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये हार्ड है। और चीज़ें हम देखें कि इस पेपर के बारे में कुछ की टेक अवेज, तो आपने देखा होगा कि ऐसे ना रटे रटाए सवाल या डायरेक्ट क्वेश्चन ना बहुत कम आए थे। ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि हमें थोड़ा सा उनमें मेहनत करनी पड़ी हमारी नॉन फॉर्म में लाने के लिए। लाइक डायरेक्ट हमने वैसा कुछ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हाँ हम थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करें तो जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है वैसा कुछ निकल के आ जाता था। दूसरा है रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ये हमने बात कर ही ली कि ये बैकबोन है हमारे इस पेपर की। और तीसरी चीज़ जो मैं फिर से आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी पर हमें ध्यान देना है जैम के पेपर में। आपको 60 में से 60 अटैम्प्ट नहीं करने हैं, आप 60 में से 25-30 क्वेश्चन पे भी ठीक से अटैम्प्ट कर दोगे, आप बहुत अच्छी IIT में यहाँ पर लैंड कर सकते हो। इन्हीं चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ जैम 2025 के क्वेश्चन पेपर के साथ। दैट्स अबाउट मी, आप जानते ही हो अब तक। तो एक और चीज़ कि इसके बाद ना, अभी ये जैम वाली सीरीज़ चल रही है, इसके जस्ट बाद हम शुरू कर रहे हैं एक जो रिक्रूटमेंट सीरीज़ है हमारी, उसमें 1-2 दिन में उसकी इंट्रो वीडियो लेके आते हैं एंड फिर उस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।